हेलो बच्चों, आज फिर हम पैसिव वॉइस में कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर होंगे तो उनको कैसे बनाएंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि कभी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के कि हम पैसिव वॉइस में जो हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे थे वो हम नहीं लिखते हैं, यानी कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे। और ये सारे सब्जेक्ट हैं। अगर इस तरह के सब्जेक्ट हैं तो इनको जो हम सब्जेक्ट बना बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट बना करके जो बाय के बाद से लिख रहे थे इनको हम नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए, जैसे कहा जाए एक सेंटेंस मैंने लिखा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखें। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है जरा देखिएगा, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको बता दें कि वन तो हमको लिखना ही नहीं है, वन नहीं लिखेंगे। तो जैसे अगर हम इसको अब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वन को देखिए हमको हटाना है, तो ये वंस को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस। अब जो शुड है तो क्या लग जाएगा? मॉडल के साथ क्या लगेगा? बी। तो यहां पे हो जाएगा शुड बी। तो हमने लिखा प्रॉमिसेस शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा केप्ट, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। अब देखिए आप यहां पे क्या लिखने वाले थे? बाय वन लिखने वाले थे, नहीं लिखेंगे, हटा देंगे इनको। तो हमको यहाँ बाय ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसको, ये सेंटेंस हमारा यही कंप्लीट हुआ, ठीक है ना? तो बाय वन नहीं लिखेंगे। अब आप ये भी सोचेंगे कि यहां तो हटाए, ये भी हटा दिया हमने। जैसे आप वंस प्रॉमिसेस, ये लिखना चाहिए था, लेकिन हमने कहा कि वंस को हटा देंगे, ठीक है? वंस और वन दोनों को हटा देंगे, तो इसकी जरूरत नहीं, यही आपका होगा। तो अगर सब्जेक्ट के जगह पे है वन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ वंस दिया है पॉसेसिव के रूप में, तो आप जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस वंस को हटा दीजिए और इस वन को हटा दीजिए। यानी कि सीधा सीधा इसको लिखा मैंने, प्रॉमिसेस, वंस खत्म, शुड है तो शुड भी हुआ, कीप का केप्ट हुआ, बाय वन नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे। कहां पे? तो वंस को भी हटा देंगे किसी भी सेंटेंस में। नहीं, जैसे अगर ये इस तरह का है तो हटा देंगे, और इसकी भी जरूरत है नहीं, इसकी भी जरूरत है नहीं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है? ये तभी आएगा, ये वंस के रूप में तभी आएगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वन दिया हो। क्योंकि देखिए, जैसे ही है तो ही का पॉसेसिव क्या है? हिज। तो अगर वन है तो वन का पॉसेसिव क्या है? वंस, ठीक है? तो जब भी वन आएगा तो पॉसेसिव क्या आएगा? वंस। अगर जरूरत होगी तो वंस ही आएगा, ठीक है? तो वहां पे हम वंस को भी हटा देंगे और बाय वन नहीं लिखेंगे, उसको भी हटा देंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि देखिए, हमको इसको बनाना था। जैसे अगर लिखा हो हिज प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस, तो इसको आप लिखते पूरे को आप यहां लिखते हिज प्रॉमिस। लेकिन वही चीज मैंने कहा कि यहाँ पे वंस प्रॉमिसेस लिखने की जरूरत नहीं है, हम वन को हटा दें।
क्योंकि अगर लिख भी दे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। वंस का मतलब ये हर व्यक्ति से बोध कराता है। वन शुड लव वंस कंट्री। एक मिनट, एक और देखते हैं। कह रहा है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। किसी को भी, यानी हर व्यक्ति को, यहाँ पे वन का मतलब हर व्यक्ति से मतलब है, तो वन का मतलब यहाँ पे एवरीवन। तो जैसे हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना वादा क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना वादा अपने के लिए आया, ठीक है। तो यहाँ पे वंस लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब बाय वन तो लिखेंगे ही नहीं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, लिखा है वन शुड लव वंस कंट्री। किसी को भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहां भी देखिएगा, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, और ये मिला के क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब सब्जेक्ट इसको बनाएंगे तो वंस की जरूरत अब नहीं है, इसको हटा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे कंट्री, यहां पे लिखेंगे शुड बी, कंट्री शुड बी लव। बाय वन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? क्यों जी, बाय वन यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वंस लिखने की जरूरत नहीं है। वंस कंट्री नहीं, सीधा सीधा लिखिए कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे बाय वन नहीं लिखना है, बाकी सेंटेंस में लगा रहे थे बाय वन। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए और सेंटेंस देखते हैं। यहां मैंने लिखा समवन हैज स्टोलन हिज मनी। समवन हैज स्टोलन हिज मनी, तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये मिला के बनेगा पॉसेसिव है, उसके साथ में हिज है, हर है, माय है, तो वो मिला के ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हिज मनी, तो यहाँ पे बना सब्जेक्ट आपका क्या, हिज मनी। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना पैसिव वॉइस में, बनाएंगे। फिर आगे देखिए लिखा है हैज, तो आपको पता है कि हैज है तो क्या क्या हो सकता है, हैज है तो क्या क्या हो सकता है हेल्पिंग वर्ब। पहले तो मेरी बात ये बताओ कि हैज है तो क्या क्या हो सकता है, हैज या हैव, दो ही में से कोई एक होगा। तो देखिए हिज मनी, ये मनी को क्या मानेंगे, एक वचन, एक वचन मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज। अब हैज लगा है तो क्या जोड़ना चाहिए, बिन। हैज, हैव और हैड है तो जोड़ना है पैसिव वॉइस में बिन, तो यहां पे हो जाएगा बिन, तो हो जाएगा हिज मनी हैज बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है, स्टोलन। हिज मनी हैज बिन स्टोलन। अब कह रहा है समवन हैज स्टोलन हिज मनी, हिज मनी ऑब्जेक्ट, हैज बिन स्टोलन। अब देखिए अगर हम लिख, अगर इसका मतलब क्या है, कोई उसकी कलम चुरा लिया है या किसी के द्वारा उसकी कलम चुरा ली गई है, तो अगर हम किसी के द्वारा लिख भी दे तो आपको कहां पता चला कि किसने चुराया, तो भी तो नहीं पता चला। हमने कहा कि किसी ने आपकी कलम चुरा लिया या उसके किसी के द्वारा उसकी कलम चुरा ली गई, तो अगर हम बाय समवन लिख भी दे तो भी तो नहीं पता चल रहा है कि किसने चुराया। बात समझ में आ रही? तो उसको लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसको हम हटा देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगर कहा जाए कि वन शुड लव वंस कंट्री, किसी को भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो अगर हर व्यक्ति में अगर हम न भी लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, कंट्री शुड बी लव, देश से प्रेम करना चाहिए या देश से प्रेम किया जाना चाहिए। तो यहां भी हर व्यक्ति के द्वारा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर व्यक्ति के द्वारा, तो यहां भी क्या है, उसकी जरूरत नहीं है।
हिज मनी हैज बीन स्टोलन। अब यहां पे बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस आपका यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस और देखें। ये देखिए, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। उसी तरह से ये आपका एक्टिव वॉइस है और आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो देम का क्या हो जाएगा? दे। अब देखिए, हैज है तो क्या क्या हो सकता है? हैज या हैव, तो यहां पे हो जाएगा हैव। नॉट है साथ में रहेगा तो यहां पे लिखेंगे नॉट। अब हैज हैव हैड है तो क्या क्या जोड़ेंगे? बेन, तो यहां पे आप जोड़ देंगे बेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा हेल्प। तो देखिए, आपने सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट को, हैज है तो हैज हैव लिख दिया, नॉट है नॉट लिख दिया। अब यहां पे हमने जोड़ दिया बेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। अब आपको क्या लिखना था? बाय एनीवन लिखना था। तो आपको हमने बताया कि यहाँ पे बाय एनीवन, बाय एनीबॉडी, मतलब इसमें किसी को भी बाय के बाद से लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं तो इनको लिखने की जरूरत नहीं। बाय देम, बाय पीपल, बाय वन, बाय समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, नोन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ये सेंटेंस आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। समझ में आया? उसी तरह पीपल को भी हटा देंगे, बाय देम भी नहीं लिखेंगे, बाय पीपल भी नहीं लिखेंगे। आगे बढ़े। अब देखिएगा, नो वन, नोबडी और नोन, अगर ये तीन शब्द है सब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट के स्थान पर, अगर ये आपके सब्जेक्ट के जगह पे है, अगर ये सब्जेक्ट के जगह पे है तो क्या करेंगे जरा देखिएगा। अगर ये सब्जेक्ट के जगह पे है तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे नहीं। और एक चीज और है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे है तो आप क्या करेंगे? नॉट जोड़ेंगे। क्या करेंगे? नॉट जोड़ेंगे। देखिएगा, अगर ये सब्जेक्ट के जगह पर है, अगर ये सब्जेक्ट के जगह पे है तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है? नॉट जोड़ना। जरा देखिएगा, कहा जाए नोबडी हेल्प्ड हिम। देखिएगा, देखिए इसमें नॉट जोड़ते क्यों है? क्योंकि इन तीनों शब्द में नॉट जुड़ा हुआ है, नॉट इसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब, इसका मतलब नॉट एनीवन, मतलब इसमें नॉट भी है। तो अब यहां पे जरा देखिएगा, ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये आपका मेन वर्ब हुआ, एक यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन है कौन सा टेंस जरा देखिएगा, हेल्प। सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। क्या मानेंगे इसको? सेकेंड मानेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो ही, ये आपका है एक्टिव वॉइस। अब देखिए, हेल्प ये क्या है? आपका मेन वर्ब है, V2 है। देखिए, हेल्प जो है आपका सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो किसका काम करेगा? सेकेंड फॉर्म का। ठीक है, अब आप बताइए, सेकेंड फॉर्म हो या डिड हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पैसिव वॉइस में? सेकेंड फॉर्म हो या पैसिव वॉइस में डिड हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एक्टिव वॉइस में अगर सेकेंड फॉर्म हो या डिड हो तो क्या होगा? वाज वर्ब। तो यहां पे लिखेंगे वाज वर्ब। अब देखिए, नो बडी, नो वन, नोन, ये मैंने कहा कि नो बडी, नो वन, नो बडी, नोन, ये तीन शब्द अगर हैं सब्जेक्ट के स्थान पर हैं तो हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में नॉट
जोड़ेंगे, तो यहाँ पे नॉट जोड़ेंगे, तो ही वॉज नॉट हेल्प बाय नोबडी। लिखेंगे क्या? लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा ही वॉज नॉट हेल्प। सेंटेंस यहां पे कंप्लीट। सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब वाज लिखा। हमने कहा ना कि नोबडी, नो वन, नोन, ये तीन शब्द अगर सब्जेक्ट की जगह पे है तो हमको क्या जोड़ देना है? नॉट। ठीक है, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, और आपको लिखना था क्या? बाई नोबडी। ठीक है, हमने कहा ना कि बाई नोबडी, नो वन, नोन नहीं लिखना है, इनमें से किसी को भी बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखना है। समझ में आया? यानी कि बाई देम, बाई पीपल, बाई वन, बाई समवन, बाई समबडी, बाई एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, नोन, इनको नहीं लिखना है। समझ में आया यहां तक? तो चलिए आज इस तरह का स्ट्रक्चर देखा गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक आप पैसिव वॉइस में क्या लिख रहे थे? बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे थे। कभी कभी हम ऑब्जेक्ट के जगह पे, हम बाय के जगह पे कुछ और भी प्रीपोजिशन लिखते हैं, जैसे जैसे लिखा है नो, ओब्लाइज्ड, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? टू। जैसे अगर कहा जाए कि वी नो गांधी जी वेरी वेल, यहां मैंने लिखा वी नो गांधी जी वेरी वेल। दूसरा और लिख लेते हैं, ही ऑब्लाइज्ड मी। चलिए दोनों को बना लेते हैं। चलिए, तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट, ये आपका हुआ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ये आपका, ये तो एडवर्ब होगा। अब देखिए इसके बारे में भी कुछ बताना है। ये आप लिखेंगे बिल्कुल मेन वर्ब के पहले, देखिएगा ध्यान से, आपको बिल्कुल मेन वर्ब के पहले वेल और वेरी वेल आप कहां लिखेंगे? बिल्कुल मेन वर्ब से पहले। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखिए, पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। भाई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कोई दिक्कत? चलिए बनाएंगे। तो हमने बनाया यहां पे गांधी जी को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना दिया। अब आप बताइए, नो है तो क्या 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 हो सकता है यहाँ पे? बिना सहायक क्रिया के फर्स्ट फॉर्म अगर दिया हो, यस यस आई यस लगा हो, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है यहाँ पे? इज आर एम। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इज आर एम। तो गांधी जी के साथ क्या लगाएं? ये एक वचन, तो लिखेंगे इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। इज आर एम लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे हो जाएगा क्या? नोन। नोन। अब आपको क्या लिखना था यहां पे? आपको अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना था, एक ही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं। अच्छा एक चीज और देखिए, मैंने अभी क्या कहा? वेल और वेरी वेल कहां लिखना है? वेल और वेरी वेल कहां लिखना है? मेन वर्ब के पहले। समझ में आया? तो ये ध्यान है, यही चीज यहां भी मैंने बता दिया कि इस चीज को ध्यान रखेंगे। वेरी वेल और वेल कहां रहेगा? बिल्कुल मेन वर्ब के ठीक पहले। वेल और वेरी वेल जब भी आए आपको एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसको लिखिएगा बिल्कुल मेन वर्ब के पहले। तो लिखा हमने गांधी जी इज वेरी वेल। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा ना कि आप देखिए पहले, सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर सब्जेक्ट से शुरू हुआ, सब्जेक्ट लिखे, हेल्पिंग वर्ब लिखे, V3 लिखना था। लेकिन हमने कहा कि वेल और
वेरी वेल को कहां लिखेंगे? बिल्कुल V3 से पहले। समझ में आया? जैसे जहां नॉट लगाते हैं। खैर, बिल्कुल मेन वर्ब के पहले। ठीक है, तो हमने लिखा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सहायक क्रिया में दो शब्द हो। ऐसा हो तो कहां लिखेंगे? क्या बीच में लिखेंगे? नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल मेन वर्ब के पहले। समझ में आया? बिल्कुल मेन वर्ब के पहले। आगे बढ़े तो गांधी जी इज वेरी वेल नोन। अब आपको क्या लिखना था यहां पे? बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखना था ना, बाय अस लिखना था। देखिए अभी मैंने क्या लिखा, नोन और ओब्लाइज के बाद से आपको क्या लिखना है? टू। बाय नहीं लिखना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहां गलतियां बहुत होती हैं। आपको बाय लगाने की आदत होती है, बच्चों को बाय लगाने की आदत होती है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर किताब से नहीं जुड़े हैं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमेशा ध्यान में रखना है कि टू नोन के बाद क्या लिखना है? टू। बाय नहीं लिखना है। ये यूपी बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाई स्कूल में भी, इंटरमीडिएट में भी। समझ में आ रहा है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और यहाँ पे अक्सर गलतियां होती है। ठीक है, तो नोन के बाद से बाय नहीं लगाना है, टू अस, बाय अस नहीं। समझ में आया? आगे देखिए, अब यहां हुआ आपका ये सब्जेक्ट, ये हुआ आपका वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा? आई। ऑब्लाइज्ड सेकेंड फॉर्म, तो यहां पे वाज वर्ब, यहां पे मैंने लिखा वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको यहां पे क्या लिखना था? बाय हिम लिखना था ना, ये लिखना था, लेकिन हमने कहा ना कि ओब्लाइज के बाद भी क्या क्या लिखना है? टू। समझ में आया? मिटा दे। अब कहीं कहीं हम लगाते हैं इन प्लस ऑब्जेक्ट, किसके किसके साथ? इंटरेस्ट, कंटेंट। इंटरेस्ट मतलब रुचि जगाना, रुचि पैदा करना या रुचि। कंटेंट जब ये वर्ब के रूप में आएगा तो इसका मतलब यही होगा। कंटेंट मतलब रखना, समाहित करना। अब चलिए, इन दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? इन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर कहा जाए कि दिस केस दिस केस इंटरेस्ट में, या केस मुझ में क्या करता है? रुचि जगाता है। जब इंटरेस्ट आएगा वर्ब के रूप में, इसका मतलब रुचि जगाना। ठीक है, अब यहां पे दूसरा मैंने लिखा दिस बैग कंटेंट 10 बुक्स। यहां मैंने लिखा दिस बैग कंटेंस 10 बुक्स। यह किताब, यह बैग 10 किताबें रखता है, मतलब इसमें 10 किताबें आती हैं, हट जाती हैं। ठीक है, ये दोनों बनाते हैं। अब ये देखिए, ये आपका क्या है? दिस केस, देखिएगा, दिस केस, दिस बॉय, दिस मैन, ये क्या है? दोनों मिला के सब्जेक्ट बनेगा। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ, ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो मी का क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब यहां देखिएगा कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है? बिना सहायक क्रिया के, बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिना सहायक क्रिया के प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज आर एम, आई के साथ एम, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। आपको क्या लिखना था यहां पे? बाय दिस केस लिखना था ना, यही लिखना था ना।
लेकिन नहीं, इंटरेस्ट के बाद क्या लिखना है? इन। समझ में आया? अब अगला देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब। इस सेंटेंस में देखेंगे 10 बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए तो हो जाएगा 10 बुक्स। अब यहां पे ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आर एन, तो 10 बुक्स है तो आर हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटेंट। अब आगे बढ़ेंगे, अब उसके बाद से इन दिस बैग, बाय दिस बैग की जगह पे इन दिस बैग लिखा है। हम हर जगह लिख रहे थे, हर जगह यही लिख रहे थे, लेकिन यहां पे क्या लगाना है? इन। समझ में आया? क्यों भाई? देखिए हर जगह आप क्या लिख रहे थे? बाय लिख रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि ये जो दो शब्द है इनके बाद से आप क्या लिखिए? इन, न कि बाय। आगे देखो, अब कई जगह हम विथ लगाते हैं, विथ, जैसे प्लीज, सेटिस्फाई, चार्म, प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, चार्म, आकर्षित करना। ठीक है, तो ये जो तीन शब्द हैं इनके साथ आप क्या लगाएंगे? विथ। जैसे अगर कहा जाए ही प्लीज्ड मी, अब देखिएगा प्लीज मतलब प्रसन्न करना, इसके साथ विथ लगाते हैं। लेकिन अगर डिसप्लीज आ जाए, सुनिएगा, प्लीज के लिए क्या लगाएंगे? विथ, लेकिन डिसप्लीज आ जाएगा तो एट लगाएंगे, उसकी भी चर्चा भी करेंगे। तो लिखा ही प्लीज्ड मी। ही प्लीज्ड मी, हिज आंसर सेटिस्फाइड मी। जरा देखिएगा, अब ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए आई, प्लीज्ड कौन सा टेंस? सेकंड फॉर्म, यानी वाज वर्ब, वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा प्लीज्ड। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, बिना सहायक क्रिया के सेकंड है, बिना सहायक क्रिया के साथ है थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना था? बाय हिम लगाना था ना। देखिए यहाँ पे बाय को हटा के क्या लगा देंगे? विथ। आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। जरा इसको देखिए, सब्जेक्ट हुआ ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए आई, सेटिस्फाइड, फिर यहां वाज वर्ब, वाज सेटिस्फाइड। अब यहां पे आपको क्या लिखना था? लेकिन हमको यहां क्या लिखना है? सेटिस्फाइड के बाद विथ, है ना? आगे बढ़ो। इनके साथ एट लगाना है। जैसे देखें, अभी हमने देखा कि प्लीज के साथ हम क्या लगा रहे थे? प्लीज के साथ क्या लगा रहे थे? विथ। लेकिन डिसप्लीज है तो एट, जैसे ही।
अब देखिए, डिस्प्लीज नाखुश करना, सरप्राइज, एस्टोनिश, अमेज चकित करना, तीनों का मतलब। अलार्म, अलार्म मतलब किसी चीज को एक तरीके से सजग करना, सावधान करना, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये आपका हुआ सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो मी का क्या हो जाएगा, आई। डिस्प्लीज्ड सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब, वाज डिस्प्लीज्ड। अब यहां पे हमको बाई लगाना था, बाई नहीं लगाएंगे, लिखेंगे एट हिज बिहेवियर। अगला है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए आई। सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब, यहां पे हो जाएगा वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। I was surprised at his answer। हो गया, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक शब्द और देखते हैं, एनॉयड। एनॉयड मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। जैसे यहां पे हम विथ भी लगाते हैं और एट भी लगाते हैं। तो विथ कब लगाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए। विथ कब लगाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए। और एट कब लगाएंगे, किसी वस्तु के लिए या निर्जीव चीज के लिए, ठीक है ना। जैसे अगर कहा जाए अब देखिए, मी को इधर करें आई, ठीक है, मी। अभी देखिए, अब यहाँ पे एनआईस इज आर एम, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। वर्ब का थर्ड फॉर्म एनॉयड। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, व्यक्ति है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। अब हिम है तो क्या लिखना चाहिए, विथ या हैट, विथ। यानी अगर किसी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, विथ। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, मी का आई एम एनॉयड। अब यहाँ पे लिखा है हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार क्या है, निर्जीव की सजीव, किसी व्यक्ति की बात हुई नहीं, उसका व्यवहार। तो यहाँ पे हो जाएगा एट हिज बिहेवियर। समझ में आया। आगे बढ़े। कभी कभी एक्टिव वॉइस में कभी कभी एक्टिव वॉइस में इस तरह का स्ट्रक्चर आता है
और आपको लगता है कि ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कब? जब ये लगे कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव तो कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, एडजेक्टिव अकेले ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। नाउन की बात है तो जब दोनों नाउन एक ही हो, दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को अगर संकेत करें तो वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे देखिएगा यहां पे ही अपॉइंटेड रोहन क्लर्क, वह रोहन को क्लर्क नियुक्त किया। देखिएगा, वह रोहन को क्लर्क नियुक्त किया, यह आपका सब्जेक्ट हुआ, यह आपका मेन वर्ब हुआ, यह आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और देखने में यह भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जरा देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। वह अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया किसको? रोहन को। क्या? क्लर्क। एक बात बताइए, वह रोहन को क्लर्क नियुक्त किया। अब सवाल यह है कि रोहन और क्लर्क एक ही व्यक्ति है या अलग अलग व्यक्ति है? कह रहा है कि वह रोहन को, इसका मतलब यह हुआ वह रोहन को क्लर्क नियुक्त किया है, वह रोहन को क्लर्क नियुक्त किया है। यानी कि रोहन और क्लर्क अलग अलग व्यक्ति है कि एक ही व्यक्ति है? वह रोहन को क्लर्क नियुक्त किया, क्योंकि अब रोहन ही क्या है? क्लर्क है। वह रोहन को क्लर्क नियुक्त किया, रोहन ही तो क्लर्क है। यानी कि रोहन और क्लर्क एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग? एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति। दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति है। तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए नाउन के बाद, वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद से दो नाउन ऐसे आते हैं जो एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु के का बोध कराएं। समझ में आ रहा है? एक ही व्यक्ति को दोनों इंगित कर रहे हैं, यानी कि लग रहा है कि दोनों व्यक्ति एक ही है, ऐसा लगे कि दोनों वस्तु एक ही है, तो वहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया मेरी बात? तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे क्या? नहीं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो ये देखिए, जब वर्ब के बाद आए हुए दो नाउन एक ही वस्तु के होने का बोध कराए या एक ही व्यक्ति के होने का बोध कराए, तो वहां पे बाद वाला जो नाउन होगा वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो आप किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? इसको। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रोहन was अपॉइंटेड, क्या? क्लर्क। इसको लिखेंगे, आप हटा नहीं देंगे, लिखेंगे लेकिन सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? तो रोहन was अपॉइंटेड क्लर्क बाय हिम। अगर ऐसे बना दे तो ये क्या है? गलत। क्या है? गलत। हमने कहा ना कि दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों का सब्जेक्ट बना सकते हैं किसी एक को, ऐसा पहले बताया गया है। लेकिन यहां पे देखिएगा, हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। समझ में आया? तो ये आपका क्या है? गलत है। ये सही है। ठीक है, केवल इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। आया समझ में? बाई हिम तो लिखेंगे, वो तो लिखते ही लिखते हैं। किसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे? हमने कहा कि इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। जब दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के होने का बोध कराएं, एक ही वस्तु होने का बोध कराएं, तो बाद वाले नाउन को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आया? अब यहां देखिए,
लिखा ही मेड देम ऑनेस्ट, वह उन्हें ईमानदार बनाया। जरा देखिएगा, कौन बनाया? वह। कौन नियुक्त किया? वह नियुक्त किया। किसको? रोहन को। क्या नियुक्त किया? कलर। तो देखने में लग रहा है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उसी तरह से वह उन्हें ईमानदार बनाया। कौन? कौन बनाया? वह। कि किसको? उन्हें। क्या बनाया? ईमानदार। लग रहा है कि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? कह रहा है ही मेड देम ऑनेस्ट, वह उन्हें ईमानदार बनाया। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। देखिए, जो एडजेक्टिव होता है वो कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। समझ में आया? तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। दे वर मेड ऑनेस्ट बाय, दे वर मेड ऑनेस्ट बाय हिम। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो चलिए, ये हो गया। समय कितना हो रहा है? बिठा दें इसको। कभी कभी देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। कभी आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा क्या कि ऑब्जेक्ट के बाद भी वर्ब आए? ऑब्जेक्ट के बाद भी वर्ब आए। अभी पूरे पैसिव वॉइस चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें कहीं ऐसा आपने देखा? नहीं देखा। इधर जरा देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट सा क्या है? वर्ब, मेन वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? और ये क्या है? स्टील में चुराना क्या है? ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब चुराना। आपने पूरे पैसिव वॉइस में जो अब तक हमने पढ़ा वहां पे ये आपने नहीं देखा होगा कि ऑब्जेक्ट के बाद से फिर से कोई वर्ब आ जाए। समझ में आया? आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई वर्ब आ जाए, ऐसा नहीं देखा आपने, है ना? तो आप देखिए, केवल इसी को बदलेंगे। समझ में आया? तो बदलिए, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? सी, सा सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, सी वाज सीन हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वाज वर्ब लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे? इसका, इस वर्ब का क्या करेंगे?
इसके पहले आप टू लगा देंगे, इसके पहले आप क्या लगा देंगे, टू। आगे बढ़ेंगे, टू स्टील माय पेन। अब एक चीज रह गया था, बाय हिम, वह हमने लिखा बाय हिम। इस चीज को आप यहां भी लिख सकते हैं, इस पूरे को आप यहां भी लिख सकते थे, सी वाई सीन बाय हिम, सी वाई सीन बाय हिम टू स्टील माय पेन, ऐसे भी कर सकते थे आप। मतलब मैंने किया क्या, देखिएगा, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको पूरे को पैसिव वॉइस में बदल दिया, ये बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर मैंने क्या किया, इस वर्ब का क्या किया, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, टू, टू प्लस स्टील। बाकी को हम जैसे कहते हैं उतार देंगे। यानी कि जब ऑब्जेक्ट के बाद से आपको वर्ब दिखे तो उस वर्ब को क्या करिएगा, उसके पहले टू लगा करके जैसे कहते हैं लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको हमने बदल दिया पैसिव वॉइस में, और इसको मैंने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके यहां लिख दिया, टू स्टील माय पेन। अब बाय हिम, इसको अगर हम चाहते तो यहां भी इसको हम लिख सकते थे। समझ में आया? ये तो ये स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट ये नहीं था, हेल्प मेन वर्ब था, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एक सेंटेंस और देखते हैं, दूसरा है, अब जरा इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। क्या है? ऐसे है, ये दोनों एक्टिव वॉइस हो तो ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है, तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस, और ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस। ये भी आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। अब हम आपको इसको बना रहे हैं पैसिव वॉइस। देखिएगा, आपका ये सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हुआ, और ये हुआ ऑब्जेक्ट, और फिर ये आ गया दूसरा वर्ब, है ना? तो इसको आप हटाइए, छोड़ दीजिए, पहले इसको आप चेंज करिए पैसिव वॉइस में। तो मी को सब्जेक्ट बनाया, आई वाज आस्क्ड। अब ये तो पहले ही से लगा हुआ है ना, होता है यहाँ पे तो हम जोड़ते, इसके पहले टू जोड़ते, लेकिन पहले ही से लगा है तो हम इसको उतार देंगे, तो हो जाएगा टू कंप्लीट द वर्क बाय हिम। ये आपका पैसिव वॉइस। मैंने कहा कि इस स्ट्रक्चर को आप कहां लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे, आई वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय हिम, या आई वाज आस्क्ड बाय हिम टू कंप्लीट द वर्क, दोनों हो सकता है। तो ये दोनों दो तरह का स्ट्रक्चर हुआ। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।